तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको एक प्रॉब्लम करवाया था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें एक आउटर स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, एक इनर हॉलो स्फीयर, राइट। तो उसका वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे ना, कितना आया था? या स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन सबको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। 4 पाइप्स नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि मैंने एक दिया है कम्बिनेशन कि मेरे पास अगेन दो टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इनर और कॉन्सेंट्रिक है, राइट। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और आउटर स्फीयर को ग्राउंडेड कर दिया गया। देन फाइंड द आउट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ आउटर स्फीयर इज ग्राउंडेड, करेक्ट। ठीक है एवरीवन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा जो फंडामेंटल हम लोग जानते हैं। तो फंडामेंटली हम लोग क्या जानते हैं कि सर किसी एक पे क्यू देंगे और दूसरा पे माइनस क्यू देंगे, करेक्ट है ना। इस पे क्यू और इस पे माइनस क्यू, और ये तो आपको पता चल गया कि इसका पोटेंशियल अब रहेगा जीरो। ये ग्राउंडेड है, दैट्स वाई इसका पोटेंशियल, इस पे अब कंडीशन लग गया है कि इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो भाई पहले वाला का भी तो पोटेंशियल जीरो था। पिछले क्लास का जो प्रॉब्लम करवाए थे उसमें भी आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना आया था, जीरो ही आ गया था, करेक्ट। लेकिन फिर भी जो सीक्वेंस है क्वेश्चन बनाने का, उस सीक्वेंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो क्यू देंगे तो इसका दो सरफेस है। आप मुझे सुन पा रहे हैं एवरीवन? इस स्फीयर का दो सरफेस, इसका एक इनर एक आउटर। इनर पे चार्ज जाएगा या जाएगा नहीं जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? गॉसियन अंदर से सरफेस बनाकर, राइट। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसका इनर सरफेस चार्ज नहीं रहेगा, और सारा चार्ज कहाँ पे रहेगा, आउटर सरफेस पे, राइट। तो आप जो इससे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ में सीखे हैं, कैविटी का, कंडक्टर का, वो आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं गया, यहाँ पे काम आ रहा है ना। कि भाई दो सरफेस है, तो अभी आप कॉन्फिडेंस में बता पा रहे हैं कि बाहर के सरफेस पे ही क्यों दिखाते हैं। एक होता है कि अच्छा बुक में ऐसा दिखाओ इसलिए मैं भी ऐसा दिखा रहा हूँ, एक होता है कि आप समझ के दिखा रहे हैं कि क्यों जा रहा है, राइट। समझ पा रहे हैं जो ऑनलाइन के बच्चे हैं? ओके, तो इसके सरफेस पे तो क्यू रहेगा, इस बात के तो डैम श्योर है। अब इसके लिए काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ पे Q1 Q2 क्यों कर दिए? तो भाई अब ये बाहर वाला मेरा आइसोलेटेड नहीं रहा, इसका ग्राउंड के साथ अटैचमेंट हो गया है। तो यहाँ पे Q देंगे तो Q का Q यहाँ पे टोटल Q रहेगा, बट यहाँ पे माइनस Q अब टोटल रहेगा, नहीं रहेगा। वो कब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब वो सिस्टम किसी से भी टच में नहीं है, आइसोलेटेड। बट अब आइसोलेटेड रहा, ये आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब मुझे Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा, Q1 Q2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर Q1 Q2 फाइंड आउट करने का रिक्वायरमेंट क्या होगा? तो मेरा आंसर है कि Q1 Q2 फाइंड आउट करने का रिक्वायरमेंट होगा कि मेरे इस प्लेट का नाम A है और इस प्लेट का नाम B है, तो मुझे VA माइनस VB तो चाहिए ना, क्योंकि जब तक VA माइनस VB नहीं रहेगा तब तक हम लोग CAB वाला फार्मूला जो बताए थे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट राइट। तो VB तो पता हो गया है, VB पे तो एक कंडीशन ही लगा हुआ है कि भाई इसका पोटेंशियल जीरो रहेगा, बट VA का पोटेंशियल तो निकालना पड़ेगा, करेक्ट है एवरीवन। चलिए, यहाँ तक आपको फिजिक्स समझ में आ गया इसका?
ये आउटर स्फीयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 माने हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है ना इसके इनर और आउटर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो फ्लक्स भी तो जीरो रहेगा। किस कॉन्सेप्ट से सर? E डॉट डी एस के कॉन्सेप्ट से ए भी जीरो होगा। ये फैराडे का कॉन्सेप्ट था, राइट। और दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना, बोलते रहिएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके। और दिस इक्वल टू जीरो, इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम? मतलब Q1 इक्वल टू आ गया माइनस Q, इज इट राइट? अब अगर Q2 निकाल लेंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकाल के साथ साथ हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, राइट, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं था बट कर देंगे। ये हो गया ना? बट Q2 कैसे निकलेगा एवरीवन? सर Q2 निकालने के लिए तो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल जीरो है, इज इट राइट? इसका मतलब है VB इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q1 बाई 4 पाई, आप लोग देखते रहिएगा मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्या मैंने सही लिखा? इसके सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, इन तीनों की वजह से यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, करेक्ट। और अब Q1 का वैल्यू और दिस इक्वल टू क्या करना है? ज़ीरो। तो Q1 का वैल्यू क्या, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा बिकॉज Q1 तो माइनस Q के बराबर है। तो यहाँ से Q2 तो आपको मिल गया जीरो, इज इट राइट? अब देखिए, ये काम इतना स्थिर माइंड से, शांत दिमाग से अगर यहाँ पे किए रहेंगे तो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर अगर Q2 जीरो हो गया तो डिटो प्रीवियस प्रॉब्लम हो गया, हाँ या ना? अरे प्रीवियस प्रॉब्लम होना भी चाहिए था। क्यों भाई? प्रीवियस प्रॉब्लम में भी जो हम लोग काम किए थे Q और माइनस Q, तो इसका पोटेंशियल जीरो ही था, करेक्ट। प्रीवियस प्रॉब्लम में इस पे Q इस पे माइनस Q दिए थे तो इसका पोटेंशियल इस आउटर स्फीयर कितना था? जीरो। और जीरो का मतलब अर्थ। तो इसको अगर अर्थ से अटैच भी कर देंगे तो क्या यहाँ पे कोई अर्थ से अटैच रखें या ना रखें, बात तो एक ही है ना। अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो। कोई इस पर चार्ज का फ्लो होगा क्या यहाँ से अर्थ या अर्थ से यहाँ? कॉमन सेंस की बात था नहीं। तो अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो अर्थ था तो इतना टाइम नहीं लेता, मैं उसी वाला रिजल्ट को वहाँ पे लिख देता। वजह उसमें भी तो पोटेंशियल जीरो आया था, बट ये फिर भी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाया, दैट्स वाई कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसका मतलब आउटर स्फीयर को अर्थ करें या विदाउट अर्थ करें, कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज इट राइट? ये सिर्फ यहाँ पे सर बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पे भी दिखा दीजिएगा इस बात को। इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम बट थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है, राइट? तो भी इसका मतलब Q2 जीरो हो गया। अब VA निकाल लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब पिछले क्लास में भी तो VA निकाले थे। नाउ VA के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो VA रहेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्या मैं सही हूं? तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब यहाँ पे
वी ए माइ तो वी ए माइनस वी बी, अब वी बी तो है भाई जीरो, तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू तो यही हो जाएगा। जो भी कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लीजिए, क्यू बाई 4πε0 को कॉमन लेते हैं, 1/r1 r2, यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। तो सी ए बी क्या हो गया, क्यू बाई जेई मेन तक अच्छा अगर परसेंटाइल आए ना तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्पीड भी और कॉन्सेप्ट भी और हाई प्रैक्टिस भी, तीनों चीज़ होना पड़ेगा, तभी आप जो ड्रीम देखे हैं लाइफ का, आईआईटी तक का सफ़र तब तय कीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा चेंज किए तो वहाँ पे ब्लैंक हो गए, अब वो तभी डेवलप होगा जब हर तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस सफिशिएंट प्रॉब्लम करके जाएंगे, ठीक है, हो गया ना। शहबाज ज्वाइन किए हुए हैं, क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इनका लास्ट चैप्टर अभी आईआईटी क्वेश्चन बैंक का सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चल रहा है, उसके बाद स्टॉप करूंगा, फिर आप लोग का स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का प्रॉब्लम डिस्कशन, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अगर आपके जगह पे रहता है एज स्टूडेंट, इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेता। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्विच लगाकर, इवन स्विच ओपन और क्लोज कैपेसिटेंस आर सेम, राइट, लेकिन किस बात के लिए, आउटर स्फीयर के लिए, किसके लिए, आउटर स्फीयर के लिए, ठीक है ना। ये हो गया शॉर्ट नोट्स, एस ओपन ओपन या क्लोज्ड, कैपेसिटेंस सेम रहेगा 4π, इसको रट्टा मार लेते हैं तब भी सही है। इसको हटाएं, यहाँ देखिए, अच्छा एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक 10 लीटर का बाल्टी है, कितना लीटर का, समझे शुभांकर, 10 लीटर का बिल्कुल खाली है, तभी उसमें पानी रख कितना आ पाएगा, 10 लीटर। एक अब कोई किसी ने उसमें 2 लीटर पानी डाल के आपको दिया, था 10 लीटर का, अब 2 लीटर डाल के दिया है, आप तब पूछ रहे हैं कि आप अब उसका कितना कैपेसिटी बचा, 8 लीटर। यस, इसका मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा कैपेसिटर है उसमें पहले से थोड़ा चार्ज डाला हुआ हो, अतः बाद में उसका फिर कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, इट माइट भी ऐसा हो सकता है ना। चलिए, मतलब एक मेथड दिमाग में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ देखिए, R1 R2 R1, यह है R2 एंड बोथ आर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर विथ कॉमन सेंटर,
और अब मैंने इनर स्फीयर को ग्राउंडेड किया है, नॉट आउटर स्फीयर। तो क्या आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। एक काम करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप लोग एक्सप्लोर का इतना सारा प्रॉब्लम ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना एवरीवन? चलिए, तो यहाँ पे सिचुएशन आर सेम, करेक्ट? सेम सिचुएशन हम लोग फंडामेंटली, जब हम लोग के हाथ में एक क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपको मेरा बात याद आएगा कि सर ने बताया था कि एक पे क्यू देंगे, दूसरे पे माइनस क्यू देंगे और वी ए माइनस वी बी करेंगे। इज इट राइट? मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये जो वैल्यू आएगा यही मेरा कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन रहेगा, करेक्ट? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पे क्यू देंगे, इस पे माइनस क्यू देंगे। अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अब यहाँ पे किस पे चार्ज का कौन आइसोलेटेड है और कौन आइसोलेटेड नहीं है, किस पे चार्ज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा सर, ऐसा लिखना मजबूरी है, ठीक है? वजह कि अब यहाँ पे इनर स्फीयर पे चार्ज का कंजर्वेशन नहीं होगा। और यहाँ पे Q3 कर देते हैं। इज इट राइट? तो आपके पास कितना अननोन आ गया स्टूडेंट? सर मेरे पास 3 अननोन आ गया है। तो 3 अननोन तभी सॉल्व होगा ये मोबाइल का अपडेट का मैसेज आ रहा है, बार बार करना ही पड़ेगा। ओके, तो हाउ मेनी अननोन, क्योंकि बिना इस ये सब निकाले हुए आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी ए और वी बी तो निकालना पड़ेगा ना एवरीवन। बट सर यहाँ पे वी ए तो पहले से पता है, एक चीज़ आपको पता है कि वी ए 0 है, राइट? बट क्या वी ए 0 होने से आप बता पाएंगे? वी बी तो पता होना पड़ेगा, तब तो वी ए माइनस वी बी कर पाएंगे। दैट्स वाई मेरे हाथ में कितना अननोन आ गया? 3। तो 3 इक्वेशन अगर मैं डेवलप कर दूंगा तो Q1 Q2 Q3 निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे वी ए पता है, लिख लेना है वी ए इक्वल टू व्हाट? 0। वाई? बिकॉज इट इज ग्राउंडेड, राइट? अब अंदर वाले स्फीयर का ये R1 जिसका रेडियस है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 माना है, उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। गॉस लॉ बहुत कमाल का हम लोग को हेल्प कर रहा है, समझे स्टूडेंट? E इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से डायरेक्टली फ्लक्स 0 कर देंगे? अब फ्लक्स 0 करेंगे तो Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q1 इक्वल टू व्हाट? 0। यहाँ तक सब लोग समझ पाए? हो गया? ओके। अब Q2 के लिए Q2 कहाँ से आ पाएगा? Q1 तो 0 हो गया, राइट? यहाँ देखिए Q2 निकालने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेंगे, VA इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट। इज इट राइट? अब VA इक्वल टू 0 के लिए क्या हम लोग VA इक्वल टू 0, ये तो बात पता है। अब यहाँ पे Q1 का बात करना सही रहेगा, Q1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। इसका मतलब Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1,
और प्लस Q3y 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस माइनस Q3y 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखिए तो मैंने सही लिखा। ओके अब यहाँ पे सही से कल और इक्वल टू क्या करना है, 0 ना। सही से कैलकुलेट करके देखें तो क्या होगा। जल्दी से बोलिए। आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको भी ऐसा लग रहा है? जब इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा भाई कितना, Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो एक कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जो कुछ महान लोग हैं वो क्लास जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग तो लाइव में यहाँ पे समझ गए, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में उनको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू 0, क्या इसको 0 इसको कैंसिल कर दें उधर लेकर जाकर एलसीएम लेकर। तो Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q R1/R2, ओ सॉरी R1/R2 ना, R1/R2। तो ये आपका निकल गया कितना, एक Q2 निकल गया, राइट। यहाँ तक आ जाइए। इसका मतलब हम लोग दिए इतना थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हम लोग चार्ज दिए थे इस पर कैपिटल Q, लेकिन इस पर चार्ज Q2 कितना है, Q R1/R2। यहाँ तक आइए, हो गया ना। अब आउटर स्फीयर के लिए हम लोग को यहाँ देखिए, अब Q3 निकल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। Q3 अगर निकल जाएगा तो हम लोग को काम हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, करेक्ट। और यहाँ पे तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब फ्लक्स जैसे ही 0 होगा तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। और Q इस गॉसियन, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना Q इनक्लोज्ड, कौन कौन सा चार्ज है, Q2 और Q3 तो ही तो है, राइट। Q1 तो 0 ही हो गया, तो Q2 प्लस Q3 इक्वल टू डायरेक्ट 0 कर दीजिए। देन Q3 इक्वल टू व्हाट, माइनस Q2, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका मतलब आपने Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। अब VV इक्वल टू काम कीजिए। तो VV के लिए क्या लिखेंगे, VV के लिए लिखेंगे Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, यहाँ पे ये है मेरा B, तो यहाँ से लेंगे ना R2। अब प्लस Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, अब प्लस माइनस Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखिए तो मैंने सही लिखा। इस टर्म को डायरेक्ट 0 कर दें तो यहाँ पे बचा कितना, Q3 का वैल्यू देखिए माइनस Q2 के बराबर है, राइट। Q3 इक्वल टू व्हाट, माइनस Q2, तो माइनस Q अब प्लस Q2 का मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2।
इसका मतलब इसमें जो भी कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा सर, कॉमन क्यू ले लीजिए, राइट। तो R1/R2 - 1 हो जाएगा, मतलब हाउ मच, R1 - R2 डिवाइडेड बाई 4π0 R2 स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है एवरीवन? चलिए हो गया ना। नाउ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, VA माइनस VB करना है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो लुक्स लाइक ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है भाई, अभी भी नेगेटिव पोटेंशियल है, राइट। क्योंकि R1 माइनस ये ब्रैकेट नेगेटिव है आपका, तो VA माइनस VB करेंगे तो कितना होगा, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, तो VA तो जीरो था, अब माइनस क्यू। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जेईई मेन टाइप का हो गया है। 4πε0 कैपेसिटर में बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। R2 स्क्वायर, क्या इसको डायरेक्टली ये लिख दिया जाए, R2 - R1 और डिवाइडेड बाई 4π R2 का स्क्वायर। तो अब CA भी कितना हो जाएगा, आपने जो चार्ज दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे, राइट। आपने एक प्लेट पे पॉजिटिव दिया और दूसरे प्लेट पे क्या दिया, निगेटिव दिया। आपने तो चार्ज, तो आपने तो अपनी तरफ से काम सही ही किया, Q और माइनस Q, इज इट राइट। तो Q बाई VA माइनस VB अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दिस इज द आंसर, ओके एवरीवन। बट इससे पहले का जो दो क्वेश्चन है उसमें आंसर कितना था, 4π0 R1 R2 डिवाइड बाई R2 - R1। यहाँ पे क्या आंसर है, 4π0 R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 - R1। बट लॉजिकली क्या है सर, आप जो फार्मूला जो मैंने यहाँ पे फार्मूला दिया, आप लोग बस उसके अकॉर्डिंग काम किया और चार्ज का आपने उसके अकॉर्डिंग बढ़ा, अब VA माइनस VB निकाला, राइट। अब जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर रहेगा, समझे एवरीवन। तो भाई ये प्रॉब्लम कम और जेईई मेन और एडवांस का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सॉरी, थ्योरी कम और प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम लोग तीनों केस देख लिए ना। पहला तो देख लिए कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और किसी को ग्राउंड नहीं किए हैं, उस टाइम पे भी Q और माइनस Q दे रहा था। दूसरा केस क्या देखा कि आउटर स्फीयर को ग्राउंडर कर दिए, फिर Q और माइनस Q दिए, आंसर निकाले। थर्ड केस क्या देखे, इनर स्फीयर को ग्राउंडेड किए, Q और माइनस Q फिर से दिए, राइट। हो गया ना। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक और सिचुएशन में ले रहा हूँ। ये है R1, ये है R2, करेक्ट। और इसमें अगर क्वेश्चन में जानबूझकर यही बोल दिया जाएगा कि इफ़ Q अमाउंट ऑफ चार्ज ओनली पुटेड ऑन इनर स्फीयर नॉट ऑन आउटर स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं दिए हैं, सिर्फ कहाँ पे दिए हैं, इनर स्फीयर पे। एंड देन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इफ चार्ज Q amount of charge only placed on inner sphere, then find out capacitance of capacitor. Then find out capacitance of capacitor.
इनर स्फीयर नॉट आउटर स्फीयर, मतलब स्मॉलर स्फीयर लिखिए। देखिए ऐसे तो इनर स्फीयर का मतलब यही इनर सरफेस बोलूँगा तब इनर सरफेस बोलना रहेगा तो इनर आउटर बोलेंगे, बड़े वाला स्फीयर का इनर आउटर। यहाँ पे सिर्फ किस पे चार्ज दिया जा रहा है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा जी, राइट। सॉल्व करें इसे साथ में। आप सब सिर्फ एक काम करके मेरे लिए रेडी रखिए। ये तो पता है ना कि इसके इनर स्फीयर पे नहीं जाएगा चार्ज गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे Q1, लेकिन अगर यहाँ पे Q मानते हैं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे -Q आपको मानना चाहिए वजह इस पर टोटल चार्ज 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग 0 ही रहेगा। तो मुझे स्मॉल q का वैल्यू बता दीजिए और मैं बताता हूँ स्मॉल ये जो q है वो -कैपिटल Q के बराबर रहेगा। देखिए तो आप लोग भी यही सोच रहे हैं, और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। इसके अंदर गॉसियन सरफेस जब इमेजिन करेंगे, बाहर वाले बड़े वाले स्फीयर के अंदर जब गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे तो जब फ्लक्स 0 होगा और वहाँ पे उसके बाद जो मैं Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन इक्वल टू 0 करूँगा तो ऑटोमेटिक Q इक्वल टू -Q आ जाएगा। इतना बोलने से काम चल जाएगा एवरीवन ऑनलाइन के स्टूडेंट। तो थोड़ा फास्ट होने के लिए डायरेक्ट एक काम कर दें, इसका मतलब यहाँ पे रहा Q। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया। जनरली कैपेसिटर जब हम लोग बनाते हैं तो कैपेसिटर का फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट हो ही जाता है। कैपेसिटर के फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, प्रोवाइडेड इसका जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रहा हो उस सामने वाले के सरफेस पे फॉल कर रहा हो तो ठीक है। तो यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेगा वो इसके सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को टच यहाँ पे इसके इनर सरफेस पे टच करेगा, करेक्ट। और लास्टली हम लोग को ऐसा ही मिल गया, यहाँ पे एक Q रहेगा, यहाँ पे -Q रहेगा, तो -Q ऐसे और यहाँ पे +Q, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, VA कितना क्या लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन R1 -Q/4 पाई एप्सिलॉन R2 अब +Q/4 पाई एप्सिलॉन R2। ये तो ऐसे भी इसका देखिए तो मैंने सही लिखा। अब VB कितना है एवरीवन, तो VB के लिए क्या लिखिएगा, तो भाई VB के लिए इसका कंट्रीब्यूशन Q/4 पाई एप्सिलॉन R1, राइट। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन की वजह से सॉरी R2 और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से Q/4 पाई एप्सिलॉन R2 और -Q/4 पाई एप्सिलॉन R2। देखिए अगर मुझे करना रहता तो मैं सारे चार्ज को सेंटर पे मान लेता, इसे और इसे सबको सेंटर पे मान के यहाँ पे निकाल लेता। वही तो बताया गया था आउटर पॉइंट के लिए, राइट। वी हैव लाइक ए पॉइंट चार्ज जो कि सिचुएटेड एट द सेंटर। तो मिला कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन R2। देन VA माइनस VB,
कितना हो जाएगा, Q/4 को कॉमन लीजिए तो 1/R1 माइनस 1/R2, इज इट राइट। तो CAB कितना, आपने तो पॉजिटिव प्लेट पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था राइट। तो Q/VA माइनस VB कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए तो, यही आ जाएगा राइट। इसका मतलब हुआ कि सर अगर किसी एक पे भी अगर चार्ज डाल कर छोड़ देंगे, किसी एक पे भी अगर चार्ज रखेंगे तब भी सिचुएशन वही होगा राइट। डिफरेंट कैपेसिटेंस आया या सेम कैपेसिटेंस। प्रीवियस दो प्रॉब्लम कौन कौन सा, लास्ट वन नहीं, प्रीवियस दो, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों केस में तो यही वैल्यू था, इस केस में भी यही वैल्यू आ गया है। लास्टली हम लोग जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे राइट। तो मुझे लगता है कि स्फेरिकल, और इससे पहले मैं एक प्रॉब्लम लिया था जिसमें स्फीयर ऐसे था राइट, इसका तो निकाला था। तो स्फीयर वाला सिचुएशन तो स्फेरिकल कैपेसिटर का तो आपसे बन जाएगा। चलिए अब लिखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए एवरीवन, ये मेरा वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ठीक है, वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मतलब वेरी लॉन्ग, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वेरी लॉन्ग का मतलब अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा, तो लोग यहाँ सुन पा रहे हैं, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा तो उसका कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अगर आपको निकाल कर दे दें और तब 10 मीटर का अगर लेंथ रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन दिस इज सिचुएशन फॉर व्हाट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता रहा हूँ, और एक कोई मुझे IIT में नहीं पढ़ाया गया था, जो हम लोग का टीचर जो अख्तर सर पढ़ा रहे थे
तो आपको आगे चलकर आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि हम लोग कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डालते हैं, राइट? याद है, पता है आप लोग को? मैं नहीं पढ़ा हुआ है ऐसे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसा कुछ नाम सुने हैं? तो सर कुछ नहीं डाला रहेगा, तो सर कुछ नहीं डाला हुआ रहेगा, फिर भी डाला हुआ है। एयर और वैक्यूम है ना भाई, उसी को स्लैब मान लेंगे, राइट? तो यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में आगे जब आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, अंडरस्टैंडिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है। तो उसका खासियत रहता है कि जब हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो जब मैं HL का ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब हम लोग का हो रहा था, मतलब सिलेक्शन हो गया, हम लोग ज्वाइन करने के लिए जब गए, तो ज्वाइनिंग के दिन मतलब आपको अच्छा फील कराया जाएगा। जो आप वहाँ के मेन पूरे से जगह का जो मेन है हिंदुस्तानी जो मेरा कंपनी था फाइटर प्लेन का, तो सबसे मिलवाया जाएगा। तो वो आपके साथ चाय पियेंगे, फिर आपसे कुछ बात करेंगे, कैसा रहा IIT का लाइफ। तो उसमें मैं जिनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था वो पूरे प्लांट का ही बॉस थे, मतलब दोबारा उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि आप एकदम जस्ट ज्वाइन फ्रेशर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट डे तो जब उनसे बात किया तो पता चला कि मैं जब ज्वाइन कर रहा था 2010 में, उसी टाइम वो 30 ईयर्स पहले IIT कानपुर से पास आउट हो चुके थे, 30 ईयर्स पहले। तो सोचिए कि कितना सीनियर रहे होंगे हम लोग से। तो ऐसे ही बात में हमसे पूछती है कि मतलब फाइटर प्लेन का, 2 मिनट आप लोग को ब्रेक भी मिल जाएगा इसी बहाने। प्लेन का कुछ सेटअप ऐसा रहता है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर, राइट? अब प्लेन का जो विंग्स रहता है, एक्चुअल में उसका वायल का टैंक यहाँ पे ही होता है, समझे एवरीवन? और बॉडी के सेंटर में होता है वायल का टैंक, ठीक है? वजह दैट्स वाई कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहे। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास इधर उधर हिलेगा तो ये क्या टॉपलिंग करेगा, ऐसे झुका हुआ रहेगा, राइट? दैट्स वाई वहाँ पे फ्लाइट में अगर सीट खाली भी रहता है ना, तो देखिएगा उन लोग को सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं कि फ्लाइट का मतलब आधा हाफ ऑफ द पैसेंजर है तो हाफ को एक तरफ ही बैठा देगा। वो ऐसा प्रोग्रामिंग किया रहता है कि बिल्कुल बैलेंस करके बैठाएगा, ठीक है? जैसे आप लोग हम लोग को लगता है ऐसे रैंडम कहीं पे सीट मिल गया, नॉट लाइक दैट। वो प्रॉपर सेंटर ऑफ मास को एक सही तरीके से करने के बाद उस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होता है। कैसे रहेगा तो कैसे बैठाएंगे, 2 आदमी है तो इसको इधर, इसको मोटा मोटी एक रफ आइडिया लेकर, ठीक है? थोड़ा वो एग्जैक्टली तो नहीं होगा तो, लेकिन अगर यहाँ पे, और इसका खासियत, प्लेन का खासियत क्या है भाई? प्लेन में मुझे रोड पे आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो तेल खत्म हो गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड कर लीजिएगा। बट ऊपर खत्म हो गया तो साइड करने का कहीं पर चांस है? तो वहाँ पे सेकेंड का 1000वां हिस्सा तक वो उतना एक्यूरेसी मेंटेन रहता है, सेकेंड का 1000वां हिस्सा तक, उससे भी ज़्यादा कि हाँ कितना वायल बचा हुआ है। सेकेंड का बात होता है वहाँ पे, मिनट का नहीं, कितना सेकेंड तक का बचा हुआ है। और उतना, इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब है कि इसमें इतना कुछ इस टाइप का, इस वायल का टैंक में कुछ इस टाइप का सेंसिटिव सेंसर लगाया जाता होगा, करेक्ट? तो एक्चुअल एग्जैक्टली यहाँ पे इस टाइप का एक सेंसर लगाया जाता है, और वो सेंसर बना रहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। किसका बना रहता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और कैपेसिटर को अगर इन्वॉल्व करके अगर सेंसर बनाएंगे तो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट आगे मैं निकाल के बताऊंगा, नैनो सेकेंड में होता है, ठीक है? तो एक्चुअल में जब पूरा वायल भरा हुआ रहेगा तो यहाँ तक वायल रहेगा, करेक्ट? एंड इसका जो चेंज होगा वो नैनो सेकेंड तक का चेंज बता सकता है, इसका क्वालिटी है। तो इनिशियली अगर यहाँ तक भरा हुआ है, जैसे से वायल, और वायल क्या है? वायल को यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मानेंगे, तो जैसे जैसे वायल कम हो, ईंधन फ्यूल कम होता जाएगा, वैसे से कैपेसिटेंस का वैल्यू भी चेंज करेगा, डिक्रीज करेगा। और वो जो डिक्रीज का जो वैल्यू है वो सेकेंड के 1000वां लाखवां हिस्सा तक बताता है किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, और उसी को सेंसर के रूप में यहाँ पे मॉडल कर दिया जाता है।
समझ गए? तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछे कि से एक्चुअल में यहाँ पे पूछा क्या था, वो ऐसे मजाक में पूछ दिया, और अगर मैं नहीं पढ़ा रहता तो नहीं बताता, लेकिन वहाँ पे क्लिक कर, चांस की बात है कि मुझे क्लिक कर गया कि सिलेंड्रिकल यहाँ पे हम लोग क्यों लगाते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तब क्लिक किया कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहे हैं, इस फ्यूल का टैंक है तो इसके अंदर, ओके ऐसा हम लोग को क्वेश्चन करवाया गया था, मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो जैसे जैसे वो वायल ऊपर रहेगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा दिखाएगा, वायल कम होता रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कम होता जाएगा तो कैपेसिटेंस कम दिखाएगा। उससे अटैच सेंसर रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट करके यहाँ बताते रहेगा कितना वायल बचा हुआ है, समझे? एनीवे तो इस क्वेश्चन तो लिखे, तो क्वेश्चन फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और इस तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जब भी बोलेंगे तो एक कैपेसिटर, एक सिलेंडर तो रहेगा नहीं, राइट? दो रहेगा, दो प्लेट होना चाहिए, दो कंडक्टर, उसी को हम लोग प्लेट ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसका इनर सिलेंडर का रेडियस R1 है, आउटर सिलेंडर का रेडियस R2 है। आप क्या करेंगे एवरीवन, आप क्या करते हैं इसमें? तो बनाने का तरीका यही है ना कि एक पे क्यू देंगे दूसरा पे माइनस क्यू देंगे, एक पे क्यू देंगे दूसरे पे माइनस क्यू देंगे। पहले यहां बताइए, अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे किसी एक सिलेंडर पे अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं और ये हॉलो सिलेंडर है, और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डालेंगे तो इस सिलेंडर के इनर सरफेस पे वो चार्ज आएगा या आउटर सरफेस पे, और क्यों जाएगा? आउटर सरफेस पे जाएगा। फिर तो सेम सिचुएशन ना, यहाँ पे इस इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में तो मटेरियल है कंडक्टर का, वो ऐसा ही एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेंगे, राइट? वैसा ही एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो फ्लक्स क्या नजर आएगा? जीरो। तो क्यू इनक्लोज भी क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब यस। तो यहाँ पे अभी उस क्वेश्चन को वहाँ पे ही मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो आपने ये सीखा कि अगर इस टाइप का सिलेंडर रहेगा और यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे तो वो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज उसके आउटर सरफेस पे दिखेगा, ना कि इनर सरफेस पे, राइट? और एक क्वेश्चन में गॉस लॉ में करवाया हूँ, करेक्ट? और अंदर में यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के लिए और वेरी लॉन्ग सिलेंडर के लिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, जब बता पाएंगे? जीरो था, राइट? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैं यूज करूंगा, अब दोबारा मैं डिराइव नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट? अब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था? लैम्डा बाय, हम बोलिए स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर क्या रहेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, राइट? अब देखिए ये समझ में आ गया, करेक्ट? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अरे पता नहीं कि लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द सिलेंडर, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर व्हाट? इज इट दिस वैलिड फॉर फाइनाइट सिलेंडर या दिस इज वैलिड फॉर लॉन्ग सिलेंडर? तो लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस यहाँ, एक मिनट रुकना है, लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस ये है कि मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर का लेंथ है एकदम फाइनाइट लेंथ है, एल फाइनाइट है, लेकिन अगर इसका रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इफ एल इज ग्रेटर देन ए, तो अगर इसका रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर लेंथ बहुत बड़ा हो गया तो इसी को हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के जैसा ट्रीट करेंगे, समझे? इसका मतलब फाइनाइट सिलेंडर को भी इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी लॉन्ग सिलेंडर जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्या करके? उसके रेडियस को छोटा करके, करेक्ट है? क्योंकि ये जो यहाँ देखिएगा, ये जो फार्मूला आया था वो लॉन्ग सिलेंडर के लिए ही था। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो फाइनाइट सिलेंडर के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ,
वेरी लॉन्ग सिलेंडर के लिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना है, इज इट राइट? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल फार्मूला पे। यहाँ देखिए, थोड़ा डायग्राम नीट एंड क्लीन देखे इसके लिए स्टूडेंट। यहाँ पे मैं Q दूंगा, कैपिटल Q, और यहाँ पे क्या देंगे, माइनस Q, करेक्ट है ना? और मेरा ये लॉन्ग सिलेंडर है। अब ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट में A ले रहा हूँ, एक पॉइंट में B ले रहा हूँ, और एक पॉइंट में C ले रहा हूँ, करेक्ट? अच्छा ये बताइए, ये आउटर सिलेंडर पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आउटर सिलेंडर पे जो मैं माइनस Q दूंगा, वो माइनस Q आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे रहेगा, आउटर सरफेस पे रहेगा? दिमाग दौड़ाई तो, गॉस लॉ दिमाग में लाकर। इस पे जो Q देंगे वो तो बाहर के सरफेस पे रहेगा, बट इस पे जो Q देंगे वो कहाँ पे रहेगा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा भाई, इनर सरफेस पे रहेगा, राइट? दैट्स वाई अगर आपको दिखाना पड़े, अगर बहुत ही इंप्रेसिव अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एक लाइन तो किसी को, या कल के डेट में आप टीचर बन गए मान लीजिए, तो बताना तो पड़ेगा ना कि यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जैसे जितना मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहता हूँ, देखिए इनर पे यहाँ पे आया, इसके आउटर पे आया, इसके इनर पे आया, वजह मैंने दिया, और सबका आंसर कहाँ से आ जा रहा है? गॉस लॉ से आ जा रहा है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके छोटे वाला सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा सर? जीरो रहेगा, राइट? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसके लिए भी इनर पॉइंट है, और इस बाहर वाले सिलेंडर के लिए भी इनर है, और छोटे वाले सिलेंडर के लिए भी इनर का अंदर का पॉइंट है। और अभी जस्ट बताया था अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। किसी भी सिलेंडर के अंदर, किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? जीरो आया था, करेक्ट ना? चलिए, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरीवन कि बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ किसके वजह से होगा? आप कहते हैं कि बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ इसके वजह से होगा, इसके वजह से नहीं होगा, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो इसके लिए बाहर का पॉइंट रहेगा, लेकिन इस बड़े वाले सिलेंडर के लिए अंदर का पॉइंट है, राइट? इसलिए बी के लिए सिर्फ क्या हम लोग लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखें, जहां पे लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका है, मैंने इसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं अकाउंट में लिया? बिकॉज सर इसके लिए ये अंदर का पॉइंट है, और अंदर के पॉइंट पे किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहा हूं, करेक्ट ना? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी? इलेक्ट्रिक फील्ड सी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाहर के पॉइंट के मैंने आपको सिखाया था कि आप उसको ऐसे भी ट्रीट कीजिएगा, ऐसा लग रहा है मानो सारा चार्ज एक लाइन पे आ गया है, राइट? तो इसके लिए लैम्डा बाहर सी के लिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर क्या लिख सकते हैं? इसके बदले मैंने ए लिख दिया, और इसके बदले मैंने ए लिख दिया, तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो। करेक्ट है यहां तक? इसका मतलब सर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में अगर इनर और आउटर सिलेंडर पे, अंदर और बाहर के सिलेंडर पे अगर चार्ज डालते हैं तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो पैटर्न क्रिएट होगा वो बाहर में और अंदर में नहीं दिखेगा। थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से डायग्राम बनाइएगा, ठीक है?
सिर्फ वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पे दिखते रहेगा, राइट। समझे? लास्ट में तो पता ही है कि हम लोग को फार्मूला से काम चलाना है, बट यहाँ तक आपको समझ में आया कि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनर और आउटर सिलेंडर के बीच की जगह पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर वाले सिलेंडर के अंदर में, अब बाहर पूरे बाहर वाले सिलेंडर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखेगा, राइट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है भाई, इसका डायरेक्शन तो वेरी कर रहा है, राइट। वेरिएबल है लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन तो वेरिएबल है ही, करेक्ट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस प्लेट को मैं नाम ए देता हूँ, इस प्लेट को नाम बी देता हूँ। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या? सर मुझे चाहिए सी ए बी इक्वल टू, कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए वी ए माइनस वी बी, मुझे अल्टीमेटली करना यही है, राइट। किसी भी कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने का तरीका कि Q बाई वी ए माइनस वी बी, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इज इट राइट। तो सर Q तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को वी ए माइनस वी बी अगर पता चल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए है, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, और बीच में हायर पोटेंशियल एंड बीच में लोअर पोटेंशियल, तो सर ए हायर पोटेंशियल है और ए लोअर पोटेंशियल है, करेक्ट। तो डी वी इक्वल टू क्या हम लोग कर सकते हैं, माइनस डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बट स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हम लोग वन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अलोंग, क्योंकि जो भी है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट किसी वन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को देखेंगे तो बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड का है, राइट। इस प्लेट का नाम अगर ए देते हैं, इस प्लेट का नाम बी, उसी को मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हूँ, तो किसी एक इलेक्ट्रिक, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस, और हम लोग को आना कहाँ से कहाँ है, ए से बी पे जाएंगे या बी से ए पे आएंगे? सर बी से ए पे आएंगे, राइट, क्योंकि मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी माइनस ई डॉट डी आर, करेक्ट। चलिए आप फाइंड आउट कीजिए, इतना काम तो मैंने कर दिया। यहाँ पे वी ए माइनस वी बी निकालने का और कोई तरीका नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही निकलेगा। तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर स्फेरिकल कैपेसिटर के जैसा भी कुछ कर लेते, तो और कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही हम लोग, इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद है, नहीं याद रहेगा क्वेश्चन छूट जाएगा। या तो आप रट्टा मार के जाएंगे तो बनेगा, अगर अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्चुअली बनाना चाहते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ई डॉट डी आर कितना, क्या ये लिख सकते हैं, ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, एवरीवन नहीं लिख सकते हैं कॉस जीरो, कॉस 180, मैं जानबूझकर चेक कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भाई
और हम लोग का डिस्प्लेसमेंट इधर है, हम लोग ऐसे आ रहे हैं, बी से ए पे आ रहे हैं, इज इट राइट? यहाँ पे ई और डी आर दोनों के बीच में एंगल 0 है। यहाँ पे देखो रोशन कुमार, डी आर का मतलब क्या, जिस तरफ हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू बी या बी टू ए, ए से बी पे जाते हैं, तो मेरा ई और डी आर दोनों, यहाँ पे आर नहीं है, इट इज डी आर। डी आर मतलब इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में एंगल क्या 0 रहेगा या 180 रहेगा? अगर आप रेडियली इनवर्ड आ रहे हैं तो 180 रहेगा। ई का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड और डी आर का मैग्नीट्यूड को क्या आप डी आर लिख सकते हैं? ठीक है ना? -1 यहाँ पे कर दीजिए। और इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप मॉडुलस रख कर यहाँ पे, एक मिनट, मॉडुलस रहते हुए इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे क्या? मॉडुलस रखते हुए इंटीग्रेशन आपसे होगा? ये मैं फिजिक्स जब कहीं पर पढ़ा रहा होगा रेस्ट एंड मोशन, तो बताया था कि अगर मॉडुलस रहता है तब हम लोग लिमिट को ब्रेक करते हैं, मॉडुलस को हटाकर फिर इंटीग्रेट करते हैं, जी राइट? इसका मतलब यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड कितना है? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और डी आर यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखें? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपका यहाँ पे जो डी आर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? ध्यान से यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूँगा वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब पूछूंगा व्हाट अबाउट डी एक्स, बोलिएगा सर डी एक्स इज पॉजिटिव। वहाँ पे देखना है, इस केस में इफ़ वी आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब पूछेंगे डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। बट व्हेन वी आर मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, तब पूछेंगे डी एक्स, तब क्या बोलिएगा? निगेटिव। इसका मतलब डी, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ डी एक्स है, तो मॉडुलस हटाने से पहले निगेटिव दे आने दे, इससे पहले ये कंफर्म करेंगे कि डी एक्स मेरा अलजेब्रिकली पॉजिटिव है निगेटिव है, इज इट राइट? इसका मतलब है कि हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं, क्या रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहे हैं या रेडियली इनवर्ड? बोलिए भाई, कैसे क्या प्रॉब्लम है? इनवर्ड, तो रेडियली इनवर्ड मूव करेंगे तो रेडियस का चेंज बड़ा नजर आएगा या छोटा नजर आएगा? रेडियस का चेंज, रेडियस कम हो रहा है ना, तो चेंज, डी आर क्या है? चेंज ऑफ रेडियस, राइट? डी आर क्या है? चेंज ऑफ रेडियस। तो डी आर यहाँ पे निगेटिव है, दैट्स वाई मुझे लगता है कि मॉडुलस हटाने से पहले माइनस डी आर लिखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अब माइनस माइनस बिकम्स माइनस और माइनस बिकम्स व्हाट? प्लस। समझ गए? यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, करेक्ट? अगर ये काम नहीं करते, यहाँ ध्यान से देखना है, अगर ये काम नहीं करते तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, एग्री है ना? वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपने अंदर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, बाहर वाले पे निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव चार्ज बॉडी का पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए, राइट? तो ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट अगर ए काम यहाँ पे केयर नहीं करते तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू निगेटिव आ जाता, समझे? हाँ, ओहो, ये तो रहेगा, सॉरी। यहाँ पे लास्ट में रहेगा, ठीक है ना? ठीक है, इसमें जो भी कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r डी आर। कहाँ से कहाँ तक? R2 से R1 तक, ठीक है? और साथ में
माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ये सिचुएशन समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। चलिए 1/r का इंटीग्रेशन कितना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln क्या माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं जस्ट बाई एक्सचेंजिंग द लिमिट। यहाँ पे लिमिट R2 से R1 है, अगर लिमिट को R1 से R2 कर दे तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट वहाँ पे माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया, इस माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है एवरीवन। देन लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1, इसी को कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहेगा 2.303 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, एक ही बात है ना, R2 बाई R1। अब ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, वजह यहाँ का भी माइनस अगर छूट जाता तो काम गड़बड़ हो जाता। इसलिए ये समझिए कि कैपेसिटर का प्रॉब्लम कम है, और इस केस में अंदर और बाहर के सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम बन गया, राइट। और उसमें एक फार्मूला बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। अगर एक फार्मूला प्लस कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कहाँ पे नहीं जीरो है, ये सारी बातें तो इलेक्ट्रोस्टैट का था। उसका कुछ तो रीजन रहा होगा कि कैपेसिटर बाद में दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैट गॉस लॉ पहले दिया गया, राइट। चलिए तो सी ए भी कितना सर, टोटल चार्ज, यहाँ देखिए टोटल चार्ज बाई वी ए माइनस वी बी, करेक्ट। और टोटल चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, जहाँ पे लैम्डा मानेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई प्रॉब्लम है, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं इफ लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एल क्या है, लेंथ ऑफ, इफ एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर तो क्या हम लोग Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल पुट कर सकते हैं, और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में लैम्डा को खत्म होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड चार्ज। ln R2 बाई R1, तो लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln R2 बाई R1 एंड टू एल, इज इट राइट। बट यहाँ देखिए इस एल को अगर यहाँ भेज दें तो इसको क्या पढ़िएगा, ये था कैपेसिटेंस पूरे सिलेंडर का, होल सिलेंडर का, तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ होल सिलेंडर, सिलेंडर का कैपेसिटर, उस पूरे कैपेसिटेंस में अगर उसके पूरे लेंथ से डिवाइड कर दें, इसको पढ़ेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे इसको एवरीवन, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसका आंसर क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन बाई ln R2 बाई R1। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम, यहाँ, लेकिन आप अपना नोटबुक में दोनों रखिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा पूरे सिलेंडर का कैपेसिटेंस, तब यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1। एक क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ होल सिलेंडर, राइट, पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और एक क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो समटाइम्स कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। हो गया ना, इसको हटाएं।
अब इस सिलेंडर का यहाँ देखिएगा, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का बाहर के सिलेंडर को अगर ग्राउंडेड कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? जब आप दिमाग दौड़ाइए तो आप तो फिर से वही काम करेंगे ना, यहाँ पे क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, करेक्ट? तो आपको नहीं था कि डिटो सा सिचुएशन वैसा ही बनेगा। इट इज, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसके इस पहली बात तो कि इस बाहर वाले सिलेंडर पे चार्ज अंदर हो या बाहर हो, उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसके वजह से होगा, करेक्ट ना एवरीवन? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसके वजह से है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसके इनर और आउटर पे कोई चार्ज अगर रखते भी हैं तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या इसके चार्ज पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे ई डॉट डी आर करेंगे, और ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन में फर्क कब पड़ता? जब यहाँ पे कोई चार्ज अंदर और बाहर के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता, बट इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए सिर्फ ए सिलेंडर रिस्पॉन्सिबल है, ए वाला सिलेंडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किस कॉन्सेप्ट से? किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, राइट? लास्टली भाई यहाँ पे भी करेंगे तो मैं बस इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? यहाँ भी करेंगे तो एक्चुअल में इस पे यहाँ पे माइनस, इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज दिखेगा। वजह बताइए क्यों माइनस चार्ज दिखेगा? सर इस बाहर वाला सिलेंडर, ये बाहर वाला सिलेंडर है, उस बाहर वाले सिलेंडर के अंदर भी तो एक गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए, राइट? जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे मान लेता कि यहाँ पे इस पे यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू, राइट? मान लेता क्यू, और यहाँ पे या तो Q1 मान लेता है, यहाँ पे Q2 मान लेता है, इज इट राइट? Q1 और Q2, तो अगर यहाँ पे Q1 मानता तो यहाँ पे तो फ्लक्स जीरो है, इसको लिखना नहीं है, फ्लक्स जीरो है, तो मैं क्या करता, Q प्लस कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो करता, और यहाँ से Q इक्वल टू कितना आता, माइनस Q, इज इट राइट? इसका मतलब है कि ये ग्राउंडेड हो या ग्राउंडेड नहीं हो, और यहाँ पे Q और माइनस Q देते हैं तो इसके आउटर सरफेस पे प्लस Q रहेगा और इनर सरफेस पे माइनस Q रहेगा। तो नहीं लगता कि ये सिचुएशन बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा हो गया? इसका मतलब इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आउटर सिलेंडर इज इवन एक अर्थ किया हुआ हो या विदाउट अर्थ हो, उसका कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इट राइट? इसलिए इस सिचुएशन में भी इसका कैपेसिटेंस यही रहेगा, कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई ln R2 बाई R1। ऐसी सिचुएशन को जनरलाइज कर देते हैं, इवन एस इज ओपन, मतलब स्विच इज ओपन और क्लोज्ड। हम लोग जो डिराइव किए इतना सीखे वो था ओपन के लिए, बट क्लोज भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, समझे? और लास्टली ये आपके शॉर्ट नोट्स में अब आज के बाद रहना चाहिए, ठीक है? बट इसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं जानते तो आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं, इज इट राइट? अब हेडिंग बनाइए स्टूडेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
सबसे फेमस तो ये है, सबसे फेमस, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे, राइट। और एच.सी. वर्मा में गॉस लॉ में एक प्रॉब्लम था 21, 22, 23, 24 याद होगा, राइट। और गॉस लॉ जब पढ़ा रहे थे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यहाँ पे मैंने 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, इसके बीच में सेपरेशन D है, D इज वेरी स्मॉल। बोलिए वेरी स्मॉल बोलने का क्या मतलब है, आप लोग बता पाएंगे। D इज वेरी स्मॉल का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे D इज वेरी स्मॉल, D इज वेरी स्मॉल यहाँ देखना है, तो इसके कोई बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के लिए ये दोनों प्लेट का सरफेस बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन। समझे एवरीवन, पहला बात तो ये क्लियर हो जाइए। किसी भी प्लेन का, किसी भी फाइनाइट प्लेन को इनफाइनाइट प्लेन का, किसी को कोई भी फाइनाइट प्लेन इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड पॉइंट इज वेरी क्लोज, राइट। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डी के क्या बोला, डी इज वेरी स्मॉल, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है, जो गैप है, वो वेरी स्मॉल रहना चाहिए। उस स्विच को दबा, चलिए। और इसका यहाँ पे ए है सरफेस एरिया और एप्सिलॉन नॉट है एसी, बंद कर दीजिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इस प्लेट का नाम मैं ए देता हूँ, इस प्लेट का नाम मैं बी देता हूँ। और यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पे चार्ज -Q, ठीक है ना। इवन इफ इट इज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, बट ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का। कितना सरफेस है, हाउ मेनी सरफेसेस, S1, S2, S3, S4। और आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुके हैं, याद है। तो इसके यहाँ पे क्या था, कितना था, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 ना। और Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2 की जगह तो यहाँ पे चार्ज 0 नजर आएगा, राइट। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुके हैं प्लेट का, पैरेलल प्लेट का। यहाँ भी कितना, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2, राइट। ये सिर्फ 2 ही प्लेट के लिए पढ़ाया गया, 3, 4, 5 जनरलाइज कर दिए थे ना। ओके, इसका मतलब है कि सर इसके आउटर सरफेस पे, इसके आउटर सरफेस चार्ज 0 है, मतलब सारा चार्ज कहाँ पे है, इसके इनर सरफेस पे है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम, मतलब अब आप ये बात को कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे इसके Q को इनर सरफेस में डाल दिए, अब -Q को इनर सरफेस में डाल दिए, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात काम किए हैं कि ये अंदर के सरफेस पे ही होगा, क्योंकि बाहर के सरफेस पे चार्ज 0 है और बाहर के सरफेस पे चार्ज 0 है। इस बात का प्रूफ भी आप किसके हेल्प से किए थे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसके हेल्प से, इज इट राइट। चलिए अब यहाँ बताइए, अगर आपको HCB का प्रॉब्लम सही से याद होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, याद है। भाई मान लेते हैं कि इसका सिग्मा है, इन दोनों का चार्ज, यहाँ पे सरफेस एरिया दोनों का सेम है, एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट। तो इसके वजह, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहा होगा, इस डायरेक्शन में, कितना, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और इसके वजह से किस डायरेक्शन में रहा होगा, फास्ट। देखिए तो मैंने सही लिखा स्टूडेंट, बोलना है भाई ऑनलाइन बच्चे। क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, नहीं बोलिएगा तो किससे पूछते रहेंगे। ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाया, क्यों दिखाया सर, इसके वजह से रहेगा टुवार्ड्स लेफ्ट और इसके वजह से रहेगा टुवार्ड्स राइट, और दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, इज इट राइट। तो ये काउंटर कर देगा ना, 0 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
ज़ीरो। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। ये बात प्रूफ अभी नहीं करूँगा, ये HCB में बना चुके हैं गॉस लॉ में, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो हाँ सर, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आइडियली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, प्लेट के अंदर, राइट। आइडियली मैं बोल रहा हूँ, रियल में थोड़ा बहुत एक आधा इलेक्ट्रिक लाइन सपोज बाहर रहता है, बट आइडियली सबसे पहले तो बढ़िया से ये दिखाइए कि यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू दिए हैं, समझे। और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P लेते हैं तो, और मान लेते हैं कि इस एक्सिस को फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस इस एक्सिस को और पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना लिखना चाहिए, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आई। किसके वजह से, इसके वजह से, देखिए तो मैंने सही लिखा, बट फॉर पॉइंट P दिस सरफेस बिहेव लाइक इनफाइनाइट प्लेन। अब प्लस सिग्मा बाई ट्वाइस आई, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे देंगे। इसके वजह से इस प्लेट की वजह से, निगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, तो बोलिए सर मैग्नीट्यूड रहेगा सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेने के बाद। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, यस, ये निगेटिव चार्ज बॉडी की तरफ, इसके वजह से क्या इस निगेटिव चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएगा या इसके तरफ रहेगा, अवे या टुवर्ड्स। इसका मतलब दोनों के तरफ, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में और सेम विथ सेम मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन दिया, मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन दिया, राइट। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप हो जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब आइडियली पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर Q और माइनस के इक्वल अपोजिट चार्ज डालते हैं तो प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आइडियली यहाँ भी जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करेगा, राइट। और जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, राइट। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट। ओके एवरीवन, अब क्या करेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए, अब सर यहाँ पे हम लोग को CAB निकालना है, तो बस एक काम करेंगे तो काम चल जाएगा। क्यों तो पता ही है, बस VA माइनस VB बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। इज इट राइट। अरे VA माइनस VB अगर मैं आपको बता दिया तो क्या DV के लिए कितना था, फास्ट E डॉट DR, इज इट राइट, E डॉट, एक मिनट, अगर कार्टेशियन सिस्टम है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। कार्टेशियन सिस्टम में तो लाइफ हम लोग को और आसान हो जाता है, नहीं, दो वेक्टर का डॉट ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, EX DX E बाई DY EZ DZ, उसमें एंगल से बच जाएंगे कॉस वाला से। दो वेक्टर का डॉट निकालने के लिए एक तो है AB cos थीटा और एक AX BX भी था, प्लस AY BY भी था, प्लस AZ BZ भी था, राइट।
जहाँ पे जैसा सुविधा रहेगा वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें ए टर्म को जीरो कर दें, बिकॉज ई वाई और इजेड जीरो है, इज इट राइट? बोला कीजिए थोड़ा बहुत भाई टाइम निकाल कर, या आप नहीं तो एक ही बार बोल दे सर, आप बोलते रहिए, हम लोग समझते रहते हैं, जहाँ पे नहीं समझेगा वहाँ पे रोकेंगे आपको। क्या चांस है ऑफलाइन होने का? चांस है 99% तो चांस है। यस, तो बैग वैग अब रेडी करके रेडी हो जाइए। बहुत दिन से आप लोग से मुलाकात नहीं हुआ है। डी वी इक्वल टू ई एक्स डी एक्स। वहाँ से देखिए ई इक्वल टू क्या है, किसको छोड़कर बाकी को हम लोग एक्स कम बोलते हैं, आई को छोड़कर, राइट? तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, देन डी वी कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ जाइएगा, बी से, इक्वल टू माइनस को बाहर कर दें, मुझे लगता है माइनस क्या, सिग्मा बाई माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देते हैं, राइट? डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स बी से एक्स से, अब बी से मतलब एक्स बी से एक्स, यू आर इंटीग्रेटिंग डी एक्स ना, तो कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स बी से एक्स से, राइट? माइनस सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट एक्स से माइनस एक्स बी, यहाँ पे एक्स से माइनस एक्स बी कितना लिखिएगा फास्ट, माइनस डी, राइट? डी लिखे हैं या माइनस डी लिखे हैं? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसमें तो यहाँ देखिएगा एक चीज़ और यहाँ तक आ जाए, इसको बाद में बता देता हूँ, पहले इसको काम कर लेते हैं, फिर आप मुझे रोकिएगा सर आप एक चीज़ बताने वाले थे, या उसको यहाँ पे कॉर्नर कर ही देते हैं भाई। ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, और अगर इसका एक तरीका और भी तो हो सकता था सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को ही तो हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ऐसा भी तो हम बर्टन में करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पे डॉट न लेके डायरेक्ट ऐसे भी तो काम कर सकते थे, इट राइट? माइनस ई और डॉट डी आर, और कहाँ से कहाँ तक, आर बी से आर ए, करेक्ट? इसका मतलब है कि डायरेक्ट माइनस ई डॉट डेल्टा आर। आज के बाद आप डेल्टा वी के लिए माइनस ई डॉट डेल्टा आर भी लगा सकते हैं, लेकिन माइनस ई डॉट डेल्टा आर कब काम करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ये बात हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी कर चुका होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है? और उसके लिए तब उससे अब डायरेक्टली विदाउट काटी, अब यहाँ पे माइनस ई डॉट डेल्टा आर के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ई एक्स डेल्टा एक्स भी कर सकते थे, ई वाई डेल्टा वाई भी कर सकते थे, यही रहेगा ना, ई जेड डेल्टा जेड। इंटीग्रेशन अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे, यानी बात तो एक ही है। तो ए आ गया, यहाँ तक आइए। तो सी ए भी कितना होगा, क्यू बाय, बोलिए, वी ए माइनस वी बी, हाउ मच वी ए माइनस वी बी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी, राइट? और क्यू के बदले क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, क्यू इक्वल टू क्या सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं? नहीं तो, और ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं सिग्मा को कन्वर्ट कर दीजिए, और आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ही बात आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर ऊपर आ गया, और सिग्मा के बदले क्या क्यू बाई ए लिख सकते थे, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, डेरिवेशन बहुत फेमस से आता है, ठीक है?
दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज़ वेरी, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगा, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डी का वैल्यू अगर बढ़ा, दोनों के बीच में सेपरेशन ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। इज इट राइट? अब थोड़ा बहुत उसका पावर समझ में आ रहा है कि व्हाट द पावर ऑफ दिस फार्मूला? हाँ, हम लोग पॉजिटिव एक्स इधर इधर लेके काम कर रहे थे। आई मेरा ए था, ए मेरा बी था, तो ए तो छोटा एक्स, यहाँ का कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है? ये तो बड़ा है या छोटा है, राइट। तो एक्स से माइनस एक्स भी, इसके बीच का डिस्टेंस था डी, तो एक्स से माइनस एक्स भी के लिए प्लस डी लिखें या माइनस डी लिखें? माइनस डी, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको हटाएं एवरीवन, जो बोर्ड पे है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम में एचसी प्रॉब्लम में आपको सरफेस एरिया दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानते ही हैं। तो क्या कैपेसिटेंस निकाल लेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। ओके एवरीवन, अब लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नॉट इवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बोलना सही नहीं रहेगा, ऐसे लिखिए, हेडिंग बनाइए। इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैपिटल क्यू, कैपेसिटर जब मैं बोलता हूं तो क्या कैपेसिटर बोलने का मतलब सिर्फ पैरेलल प्लेट दिमाग में आता है या दो कंडक्टर? दो कंडक्टर, राइट। इज इट कंपल्सरी ऑलवेज उसका शेप पैरेलल प्लेट के जैसा रहेगा? पैरेलल प्लेट तो मैं सबसे लास्ट में लिया, राइट। लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इफ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इफ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, इफ कैपेसिटर is charged and charge on capacitor equal to capital Q, and charge on capacitor equal to capital Q। तो जैसे मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलता हूं तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब कौन सा प्लेट का चार्ज बोलना चाहिए? पॉजिटिव प्लेट का, समझे? एक कन्वेंशन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब इसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इनिशियली मेरा कैपेसिटर चार्ज नहीं है। इनिशियली मेरा कैपेसिटर चार्ज, लिखिए, बी सपोज दैट initially capacitor is not charged। अच्छा, एक मिनट, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो आपसे कोई पूछा है कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहेगा वो कौन सा एनर्जी रहेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल रहेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल रहेगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा? तो सर चार्ज इन रेस्ट का बात कर रहे हैं, किसका? चार्ज इन रेस्ट का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी रहेगा, राइट।
इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। बट एक और कैपेसिटर के जैसा ही एक और टर्म आप पढ़िएगा, आगे मिलेगा, सोलेनॉइड। नाम सुने हैं? पक्का सुने होंगे। इसी को बोलते हैं इंडक्टर, राइट? इंडक्टर ही बोलते हैं ना। इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ इसके अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल जी, राइट? अच्छा, ये सब नाम आप स्कूल में सुनना स्टार्ट कर दिए। एलसी ऑसिलेशन, एल इसको बोलते हैं इंडक्टर को, सी मतलब कैपेसिटर। जैसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं। आरसी सर्किट, कौन सा सर्किट? भाई कुछ नहीं है, एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर है, उसी को मिला के आरसी सर्किट बोल रहे हैं, राइट? एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, उसको कौन सा सर्किट एवरीवन? आरसी सर्किट बोलेंगे। आरसीएल सर्किट मतलब रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इन तीनों को मिलाकर कौन सा सर्किट? आरसीएल सर्किट। फिर बोलेंगे आरएल सर्किट, मतलब रेसिस्टेंस है और ऐसा इंडक्टर है, आरएल सर्किट, राइट? एलसी सर्किट मतलब कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इसी के बीच में इसमें क्या होते रहता है, कैपेसिटर का सारा एनर्जी इंडक्टर में आते रहता है, इंडक्टर का सारा एनर्जी कैपेसिटर में जाते रहता है। और इसका एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में बहुत, एनसीईआरटी का एक ही जगह का एक्सप्रेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा है, वो है इसका डेरिवेशन, बिल्कुल डिट्टो एसएचएम जैसा होते रहता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जैसा। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक। इसलिए इन सब चीज़ को अभी बस मैं चाहता हूँ कि स्कूल में जो पढ़ाया था कभी टर्म सुनते रहिए, बाकी तो मैं पीछे से आ ही रहा हूँ, राइट? चलिए, देखिए जनरली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, जनरली कैपेसिटर यहाँ देखना है, जनरली कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम लोग पावर का हेल्प लेते हैं, बैटरी का, कैपेसिटर के प्लेट को चार्ज करने के लिए। और मोटा मोटी कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो प्लेट हो, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। इक्वल एंड अपोजिट कैसे हो पाएगा? तो इक्वल एंड अपोजिट होने का मतलब है कि इनिशियली इस पर चार्ज जीरो है, इनिशियली इस पर चार्ज क्या है? जीरो, और इस पर भी चार्ज क्या है? तो भाई जब इस पे या इस पे यहाँ पे और एस मेरा ओपन है, इसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, ये गिवन है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, करेक्ट? और इनिशियली Q जीरो है कैपेसिटर पर, Q जीरो मतलब दोनों जगह पे जीरो है। तो इनिशियली यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो क्या इसके भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा, राइट? जब चार्ज ही नहीं है यहाँ पे तो क्या यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ाए थे? जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ वहाँ पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी होगा, राइट? और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या रहेगा? जीरो, करेक्ट है ना? इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो है, बट क्या कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्टोर है? नहीं है, इज इट राइट? अब जैसे ही एस को क्लोज करेंगे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो बैटरी क्या करेगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैटरी खुद के पास से चार्ज का सप्लाई नहीं करता है। बैटरी क्या करता है? कहीं से चार्ज को लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है। बैटरी इज जस्ट ए ट्रांसपोर्टर, कहीं से लेगा और कहीं पे देगा, राइट? कहीं से चार्ज को लेगा और कहीं से चार्ज देगा। तो मान लेते हैं कि एक इंटरमीडिएट टाइम मानते हैं, लेट एट एनी टाइम टी, टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू टी तक बैटरी ने यहाँ से क्यू चार्ज लिया, स्मॉल क्यू, यहाँ से स्मॉल क्यू लिया, क्योंकि हम लोग तो जनरली बैटरी का मतलब ऐसे ही देखते हैं ना, तो बैटरी अपना करंट का फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया और यहाँ पे दे दिया,
हाउ मच क्यू। तो भाई यहाँ पे इनिशियली चार्ज जीरो था, यहाँ से क्यू चार्ज आप ले लिए तो बचेगा कितना, माइनस क्यू, क्या बोल सकते हैं। अरे यहाँ से क्यू लेकर यहाँ दे दीजिएगा तो इसको लॉस हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया, तो इस पर माइनस क्यू दिखेगा, इस पर प्लस क्यू दिखेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन। चलिए, तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये बताइए, इस टाइम पे क्या तब जब t इक्वल टू टी पे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप बता पाएंगे। सर हो जाएगा c इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। तो v इक्वल टू क्यू बाई सी, करेक्ट है ना। यहाँ पे v मैंने क्या लिखा, इज इट पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द प्लेट या इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आप c, यस ये है क्या, ये है वी ए माइनस वी बी एवरीवन, राइट। दिस इज द वी ए माइनस वी बी, करेक्ट। इसका मतलब है कि क्यू एम, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट टाइम लेते हैं, बीच का कंडीशन। अब ऐसा मानिए कि यहाँ से अगेन एक नया स्लॉट डी क्यू लेके चले, हाउ मच डी क्यू, और ये डी क्यू यहाँ से आकर यहाँ तक आ गया, यहाँ से आया और यहाँ, तो इस डी क्यू के वजह से चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। तो ये मान लीजिए कि डी क्यू अगर बी पे था, डी क्यू बी पे था, तो इसका एनर्जी कितना रहोगा, डी क्यू मतलब इट इज द पॉइंट चार्ज, डी क्यू इंटू वी वी, इज इट राइट। और जब ए पे गया तब इसका कितना हो गया, डी क्यू इंटू वी ए, करेक्ट है ना। जब यहाँ से सही से समझिएगा, क्या लगता है बहुत आसान है, ये कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ से डी क्यूब को लेकर चल रहे हैं, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए तो पढ़ाए थे ना कि कोई पॉइंट चार्ज Q1 है और 1 से 2 पे लेकर आते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल ऑफ दिस Q1 इक्वल टू क्या, QV2 और माइनस QV1, वही फार्मूला मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, राइट, करेक्ट है। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए एक फार्मूला लगाते थे ना Q इंटू वी, तो मैंने एक पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए सोचा, डी क्यू स्लॉट यहाँ से लिया, तब जब यहाँ बी पे था तो डी क्यू इंटू वी भी था, ये पे क्या था डी क्यू इंटू वी है, तो इस डी क्यू का चेंज इन पोटेंशियल कितना, डी यू लिखेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज होगा तो एक ही बार तो बड़ा सा गोला नहीं गया होगा ना भाई, स्लॉट में गया होगा, डी क्यू इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, राइट। ये दूसरी बात है कि ये काम होने में नैनो सेकंड नहीं लगता है, स्विच को ऑन करना और कैपेसिटर का चार्ज होना साइमल्टेनियसली, आपका पलक झपकाने के करोड़वां हिस्सा के कम टाइम में चार्ज हो जाएगा, इतना कम टाइम लगता है, बट उसी चीज़ के लिए हम लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू वी ए माइनस वी बी, लिख पाएंगे आप एवरीवन, यस। आप वी ए माइनस वी बी को क्या वी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब v के बदले क्या क्यू बाई सी लिख सकते हैं, और क्या इसको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से यू, जीरो से यू क्यों, इनिशियली मेरा कैपेसिटर के पास पोटेंशियल नहीं था, अनचार्ज था, राइट। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल क्यू, इंटीग्रेट करके देखिए कितना आता है, डू द इंटीग्रेशन। तो u इक्वल टू 1/c को बाहर निकाल लीजिए, q डी क्यू, जीरो से कैपिटल Q, क्या क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी आ गया लिमिट लेने के बाद। तो नहीं लगा सर ये तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही आ गया जैसा एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर पढ़ाए थे, राइट। तो लेकिन डिफरेंस है, वहाँ पे था कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, बट फार्मूला डिट्टो वही है, इज इट राइट। तो जो लोग बहुत दुखी आत्मा की तरह बोल रहे हैं वो देखिए, उनसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया है डेरिवेशन। नहीं भी समझ में आने से मेरा काम चल जाएगा।
क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इस यहाँ से चलना है, इससे काम चलाना है, तो मैं इसी फार्मूला से नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ूँगा, ठीक है, और इसी डायग्राम से, करेक्ट है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।